Real estate might not be the best investment. It can actually be a bad one. इस वीडियो में हम मल्टीपल रीजंस के थ्रू देखेंगे इंक्लूडिंग डेटा विच विल सपोर्ट माई आर्ग्यूमेंट दैट वाई रियल एस्टेट कैन बी एन इंफीरियर एसेट एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट और इक्विटीज़। वेलकम टू वर्कवाइज कनाडा, माय नेम इज जसकीरत एंड आज की वीडियो में हम यही एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों कनाडा में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स को इतना हाइप किया जाता है एंड क्यों हो सकता है कि रियल एस्टेट उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट ना हो आपके लिए एंड हाउ यू कैन मेक बेटर रिटर्न्स इन द स्टॉक मार्केट यूजिंग ETFs। इस चैनल पर आई पोस्ट वीडियोस रिलेटेड टू करियर इनसाइट्स एंड पर्सनल फाइनेंस इन कनाडा, सो इफ यू लाइक सच वीडियोस consider subscribing Workwise Canada, and without wasting any further time, let's dive into it। अब वीडियो शुरू होने से पहले मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। फर्स्ट, दैट आई एम नॉट अ फाइनेंशियल प्लानर, नीदर एन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। तो इसको आप फाइनेंशियल एडवाइस की तरह ट्रीट ना करें, बल्कि इसे मेरे पर्सनल ओपिनियन की तरह देखें एंड ऑल्सो टू एजुकेट योर सेल्फ एंड टू रिसर्च मोर अबाउट द टॉपिक। सो मेक योर फाइनेंशियल डिसीजंस वेरी केयरफुली। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ दैट आई एम नॉट अगेंस्ट होम बाइंग और इन्वेस्टिंग इन टू रियल एस्टेट ऑल टुगेदर। सबसे पहला घर जो आप खरीदेंगे प्रिंसिपल रेजिडेंस के लिए, खुद रहने के लिए, उसके पीछे की साइकोलॉजी अलग है, वो एक अलग तरीके का इन्वेस्टमेंट है। जब मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, दैट पर्टेन्स टू बिकमिंग अ लैंडलॉर्ड, और आपके पास बहुत सारी रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं एंड वहाँ से आप अपनी रेंटल इनकम को जनरेट करते हैं। देखिए, जो आपका पहला घर है, जो आपका प्राइमरी रेजिडेंस है, वो आपको ज़रूर बनना चाहिए, बट देन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ होम ओनर एंड अ लैंडलॉर्ड। पहली चीज़ ये कि होम ओनर्स को टैक्स बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं। जब आप अपने प्रिंसिपल रेजिडेंस को फाइनली सेल ऑफ करते हैं कुछ सालों के बाद, तो जो भी मुनाफा आपने कमाया है, जो भी प्रॉफिट आपने बनाया है, उस पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्सेस नहीं लगते। सो दैट इज़ वन मेजर इंसेंटिव टू हैव योर ओन होम और अ प्रिंसिपल रेजिडेंस। बट द सेकेंड एंड आई थिंक द मोर इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ द पीस ऑफ माइंड। नाउ इट इज़ माई ओपिनियन, यू माइट डिफर फ्रॉम इट। एक ऐसी जगह जिसको आप घर बुला सकें, आई थिंक दैट विल गिव यू अ पीस ऑफ माइंड, बिकॉज लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स ऑन एन एक्सेल शीट। उसमें कई सारे इमोशनल डिसीजंस, कई सारे साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। सो इस वीडियो के थ्रू आई डू नॉट वांट टू प्रमोट एन आइडिया कि आप कोई भी घर ना लें अपनी लाइफ में, बल्कि अगर आप साइकोलॉजिकली देखें एंड टैक्स बेनिफिट्स के थ्रू देखें, इट मेक सेंस टू बाय योर फर्स्ट होम एंड गवर्नमेंट हैज़ मैनी प्रोग्राम्स टू सपोर्ट द फर्स्ट टाइम होम बायर्स लाइक FHSA, होम बाइंग प्लान्स थ्रू RRSP, एंड यू एक्चुअली गेट गुड टैक्स बेनिफिट्स थ्रू देम। अगर आपको RRSP के बारे में प्रॉपरली नहीं पता है, देयर इज़ अ हाई चांस दैट यू माइट बी मेकिंग सम मिस्टेक्स, and to avoid that you can watch a video which we have on the channel which will talk about a lot of common mistakes that people make in their RSPs. And the third thing is कि जब मैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आई एक्चुअली मीन इन्वेस्टिंग इनटू ETFs, नॉट इनटू इंडिविजुअल स्टॉक्स। क्यों? क्योंकि उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। ETFs कैसे स्टॉक से बेटर होते हैं, इनफैक्ट ETFs क्या होते हैं, अगर आपको ये बिल्कुल नहीं पता, इसके ऊपर हमारी एक प्लेलिस्ट है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। यू विल गेन अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ यू कैन इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट एंड हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो with good returns and less risk. So I would highly recommend to watch that if you want to become a passive investor and अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। अब इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कि कनाडा में स्पेशली बहुत सारे रियल्टर्स प्रमोट दिस आइडिया कि रियल एस्टेट से बेटर इन्वेस्टमेंट आपके लिए कोई नहीं है। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग इनटू दैट ट्रैप, जहाँ पर वो 2-3 रेंटल यूनिट्स परचेज कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द गुड पे दैट दे हैव, एंड देन दे रिग्रेट देयर डिसीजन, स्पेशली इन द टाइम्स वेयर द इंटरेस्ट रेट्स राइज थ्रू द रूफ एंड उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पर वो रेंट जनरेट कर रही थी, उनके लिए पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर रही थी, वो नेगेटिव में हो जाती हैं एंड उस कॉस्ट को उन्हें हर मंथ बेयर करना पड़ता है विदाउट एनी फेल। सो द आइडिया इज़ टू ब्रेक दैट मिथ दैट रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग इज़ नॉट द ओनली वे टू बीइंग वेल्दी इन कैनेडा। देयर आर अदर वेज एंड वील स्टार्ट बाय डिस्कसिंग द डेटा। विल लुक एट दिस रिपोर्ट विच वॉज पब्लिश्ड बाय RBC, जहाँ पर उन्होंने स्टॉक्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर किया है कि जो रेंटल प्राइसेस हैं वैंकूवर एंड टोरंटो जैसी पॉपुलर सिटीज़ में, उनका जो रेट ऑफ रिटर्न रहा है फ्रॉम 1999 टू 2023 ओवर द स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट 24 ईयर्स। इन वैंकूवर दैट वाज 7%, वाइल इन टोरंटो इट वाज 6.8%। और वहीं अगर हम टोटल स्टॉक मार्केट का इंडेक्स देखें, द रेट ऑफ रिटर्न फॉर दैट हैज़ बीन 7.7%। एंड दिस इज़ जस्ट वन रिपोर्ट। इसके अलावा बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगी CREA की तरफ से, CMHC की तरफ से, और जो बैंक्स है कनाडा में उनकी तरफ से भी, वेयर यू विल सी कि अगर आप एक लंबे टाइम होराइजन में देखें, यूजुअली स्टॉक मार्केट्स बीट द रिटर्न ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स। वन मोर थिंग कि ये जो रेट ऑफ रिटर्न है 7.7% का, ये सिर्फ टोरंटो कॉम्पोजिट मार्केट का है, बट अगर आप ETFs में इन्वेस्ट करते हैं तो आप US बेस्ड इंडेक्सेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडेक्सेस S&P 500, अगर आप उसमें भी पैसा इन्वेस्ट करें तो इन द सेम टाइम पीरियड फ्रॉम 1999 टू 2023 उसने ऑलमोस्ट 10% का एनुअल रिटर्न दिया है,
which is way better than both Canadian stock market and Canadian real estate. So that is one more advantage that you have if you're investing into ETFs than directly investing into Canadian real estate. तो डेटा से एक बात तो साफ है कि जितना ज़्यादा रियल एस्टेट को पुश किया जाता है कि इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, आई थिंक इट इज़ क्लियर दैट इज़ नॉट द केस. एंड वाई दैट इज़ सो कि इसको इतना प्रमोट क्यों किया जाता है? बिकॉज देर आर कमीशंस इन्वॉल्व. इट इज़ द सेम केस विद म्यूचुअल फंड्स. उनकी भी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा है, उनको भी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है क्योंकि अगेन उसमें कमीशंस इन्वॉल्व हैं. उसमें जो मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशियो है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू एन ETF. एंड अगर आप रिटर्न्स में देखें तो देर आर हाई चांसेस दैट यू विल मेक मोर मनी इन एन ETF एज कम्पेयर टू अ म्यूचुअल फंड. बट आप ETFs की उतनी ऐड नहीं देखोगे बिकॉज दे आर बोरिंग, दे ट्रैक एन इंडेक्स and you can actually make a lot of money, and a lot of people are not aware about it. If you want to know how ETFs are different from mutual funds and why most of the ETFs outperform mutual funds, we have made a video on this channel and मैं recommend करूँगा कि आप उसको ज़रूर देखें. The next reason is lack of diversification. अब ये जो हमने पिछली रिपोर्ट में डेटा देखा है ये तो एवरेज प्राइसेस हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर टोरंटो में 7% का रेट ऑफ रिटर्न रहा है ईयरली बेसिस पे तो ये तो एवरेज प्राइसेस की बात है. बट आप मार्केट एवरेज परचेज नहीं करते, आप मार्केट में एक पर्टिकुलर घर परचेज करेंगे एंड ये प्रेडिक्ट करना कि उसका प्राइस ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, एवरेज के साथ मूव करेगा या उससे ऊपर चला जाएगा कि नहीं, दैट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट. इट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. इट डिपेंड्स अपॉन कि जिस रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी एज क्या है, कितने साल पहले उसको बिल्ड किया गया था, क्या उसकी करंट कंडीशन है, टेनेंट जो आप उसमें रखेंगे वो उसको किस कंडीशन में छोड़ के जाते हैं कुछ सालों बाद, एंड देन कुछ सालों के बाद उस नेबरहुड में क्राइम रेट कितना है, स्कूल्स कैसे हैं, बाकी सर्विसेज कैसी हैं. अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच आर आउट ऑफ योर हैंड्स एंड वो आपकी इन्वेस्टमेंट के प्राइस को इफेक्ट कर सकते हैं. इट इज़ द सेम रीज़न आई नॉट रिकमेंड पुटिंग योर मनी इन इंडिविजुअल स्टॉक्स बिकॉज यू हैव एन ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन द इंडेक्सेस जब आप ETF के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं. अगेन आपको ETF के बारे में नहीं पता, इट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू टू वॉच द ETF इन्वेस्टिंग सीरीज दैट वी हैव ऑन द चैनल. इट कैन एक्चुअली बी अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर यू. तो ETF वो जरिया है जो आपको डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है. डाइवर्सिफिकेशन से आपका रिस्क भी कम होगा बट आपका रिटर्न भी थोड़ा कम होगा. बहुत सारे लोग इसका आर्गूमेंट देते हैं कि टोरंटो एंड वैंकूवर जैसे शहरों में हमने 3-4 सालों में ही प्राइसेस को डबल होते हुए देखा है. वेल ऐसे एग्जाम्पल तो स्टॉक्स के भी हैं. बट आई एम नॉट आस्किंग एनीबडी टू इन्वेस्ट इनटू स्टॉक्स बिकॉज इट कम्स विद रिस्क. जितना ज़्यादा आपके रिवॉर्ड के चांसेस हैं उतना ज़्यादा ही रिस्क कैरी करती है आपका इन्वेस्टमेंट. सो व्हाट आई मीन टू से इज़ जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आपको इंडिविजुअल पीस ऑफ रियल एस्टेट्स में ही इन्वेस्ट करना पड़ता है, वेयर एज इन द स्टॉक मार्केट यू हैव एन ऑप्शन कि आप इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करें थ्रू ETFs. नेक्स्ट थिंग इज़ कि मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स में आप बैंक से पैसे लोन लेके तब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर पाओगे. तो बेसिकली आप सिर्फ डाउन पेमेंट इकट्ठी कर पाते हो एंड देन यू नीड टू सिक्योर अ लोन फ्रॉम ईदर अ बैंक और अ प्राइवेट लेंडर टू फाइनली इन्वेस्ट योर मनी इनटू रियल एस्टेट. अब इशू इसमें यह है कि अगर आपकी फिक्स्ड मॉर्गेज नहीं है, अगर आपकी वेरिएबल मॉर्गेज है तो उस केस में जैसे कि पिछले 2-3 सालों में हुआ, इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ेंगे तो आपकी जो कॉस्ट है प्रॉपर्टी को मेंटेन करने की एंड जो आपकी बोरोइंग की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी क्योंकि जो आपकी मंथली पेमेंट्स हैं वो बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से देर आर चांसेस कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो नेगेटिव कैश फ्लो में चले जाए. इसका मतलब कि जितना भी रेंट आपकी प्रॉपर्टी से आ रहा है वो इनफ नहीं है टू कवर द मंथली एक्सपेंसेस ऑफ दैट प्रॉपर्टी. एंड इन दैट केस इफ़ समथिंग हैपन्स टू योर एक्टिव इनकम, फॉर एग्जाम्पल किसी की जॉब चली जाती है उस टाइम पे, सो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर देम टू पे ऑफ द रिमेनिंग कॉस्ट्स. ETFs के केस में या स्टॉक मार्केट्स के केस में ऐसा नहीं है क्योंकि किसी भी रीज़न की वजह से, अगर चाहे वो आपकी जॉब नहीं रहती, आपको कहीं पे इमरजेंसी में पैसे भेजने पड़ते हैं, अगर आपके पास 1-2 महीने के लिए पैसे नहीं हैं इन्वेस्ट करने के लिए, यू विल जस्ट नॉट इन्वेस्ट इट, दैट्स ऑल. उसमें आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आपको हर महीने एक सेट पेमेंट करनी ही है. तो ये बेनिफिट ज़रूर है इक्विटी इन्वेस्टमेंट में कि आपके पास हर बार एक डेडलाइन नहीं है टू इन्वेस्ट. एंड इसी बोरोइंग की वजह से रियल एस्टेट में एक बैरियर है एंट्री का. हर कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि सबसे पहले आपको डाउन पेमेंट चाहिए, एक अच्छा क्रेडिट स्कोर चाहिए एंड देन यू नीड अप्रूवल फ्रॉम अ बैंक एंड उसके बाद जाके आप सोच सकते हैं कि मैं किसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं. जबकि अगर आप इक्विटीज़ को देखें, ETFs को देखें, तो यू जस्ट नीड एन ऑनलाइन ब्रोकरेज अकाउंट. वेल सिंपल, क्वेस्ट ट्रेड, मोमो जैसी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं कनाडा में जिनके थ्रू आप बहुत लो कमीशंस पे ETFs को परचेज़ कर सकते हैं. जितने भी बड़े ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं वहाँ पर तो मेजॉरिटी ब्रोकर्स में आपको कोई फ़ीस या कमीशन भी नहीं देना पड़ता ETFs को परचेज़ करने के लिए. अब ये तो हो गई खरीदने की बात एंड क्या उसके चैलेंजेस हैं इफ़ यू वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू रियल एस्टेट. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेंटेनेंस. देखो, ETFs और स्टॉक्स को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है. जिस भी ऑनलाइन ब्रोकरेज के साथ आप अपना अकाउंट खोलेंगे, आपके ETFs एंड स्टॉक्स उस ब्रोकरेज में रहेंगे. यू बेसिकली डोंट हैव टू डू एनीथिंग टू मेंटेन दैट. बट दैट इज़ नॉट द केस विद रेंटल प्रॉपर्टीज़.
रेंटल प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी कॉस्ट के साथ आती हैं। सबसे पहली चीज़ है मेंटेनेंस। अगर आप थोड़ी सी भी पुरानी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो जो टेनेंट्स हैं उनकी हमेशा कंप्लेंट रहेगी कि कभी रूफ़ के शिंगल्स ख़राब हैं, कभी बेसमेंट में लीकेज है, कभी कोई टैप ख़राब है, एंड आपको अपने स्केड्यूल में से या तो खुद जाना पड़ेगा उसको रिपेयर कराने के लिए, या फिर यू विल इन्वॉल्व अ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी। दोनों ही केसेस में या तो आप टाइम खर्चा करोगे या पैसा खर्चा करोगे, या कई बार दोनों। एंड अगर आपकी रेंटल प्रॉपर्टी किसी कॉन्डो में है तो जो मेंटेनेंस फ़ी है वो वेरिएबल होती है। वो हो सकता है कि आज मंथली $500 है, हो सकता है कुछ सालों में जाके वो 600 हो जाए, 700 हो जाए। तो अगेन देयर इज़ ऑलवेज अ कॉस्ट इन्वॉल्व इन दैट। दूसरी जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, या फिर आई वुड रादर से हो सकती है, अगर आपके टेनेंट्स किसी वजह से अपना रेंट देना बंद कर दें तो इट इज़ मोर कॉमन देन यू थिंक। अगर आपके टेनेंट ने किसी भी रीज़न से रेंट देना बंद कर दिया तो यहाँ पर आप जाके बाय फोर्स घर नहीं खाली करा सकते। यू विल हैव टू गो थ्रू प्रॉपर चैनल्स। आप लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड के थ्रू जाएंगे, जहाँ पर चांसेस हैं कि रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, बट उसमें टाइम काफ़ी लग सकता है। 6 महीने से लेकर 1 साल तक टेनेंट्स बिना रेंट दिए रहते हैं, एंड इट इज़ वेरी कॉमन स्पेशली इन ओंटारियो। जितने भी टाइम आपका रेंट नहीं आएगा आपकी मॉर्गेज पेमेंट चलती रहेंगी। अब वो पेमेंट्स आपको अपनी जेब से पूरी पे ऑफ करनी पड़ेंगी। सो बेसिकली जो स्क्वाटर टेनेंट का रिस्क है वो रियल एस्टेट में ही हो सकता है, ETF में नहीं। तो अगर मेंटेनेंस के हिसाब से भी देखें, ETFs स्टिल विन द रेस। अब हमने खरीदने की बात कर ली है, मेंटेनेंस की बात कर ली है, तो लेट्स टॉक अबाउट सेलिंग। अब बेचने के टाइम पर भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है पार्शियल विड्रॉल। अगर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट करना है तो ETFs के केस में तो वो बहुत सिंपल है। आप उसको डायरेक्टली मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, जो भी पैसा आएगा वो हफ्ते भर के अंदर आपके बैंक अकाउंट में होगा। बट रियल एस्टेट के केस में ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है। रियल्टर के जो कमीशन के चार्जेस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, लॉयर की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, एंड आप उसको पार्शियली नहीं बेच सकते। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो ETFs के केस में तो आप फिर कुछ ETFs को बेच के अपना काम उस टाइम पे चला सकते हैं। अगर उस टाइम पे मार्केट उतना अच्छा नहीं है, देयर आर डिप्स इन द मार्केट, तब भी आप सिर्फ जितना अपने इक्विटी पोर्टफोलियो को बेचेंगे सिर्फ उतने पे नुकसान होगा। बट इन केस ऑफ रियल एस्टेट, अगर मार्केट अच्छी नहीं है एंड आपको पैसे चाहिए, वो पूरा यूनिट ही बेचना पड़ेगा, चाहे वो कॉन्डो हो, टाउन हाउस हो, या पूरा डिटैच्ड घर हो। आप सिर्फ बाथरूम या किचन बेच के अपनी इमरजेंसी को फुलफिल नहीं कर सकते। एंड नेचुरली द नेक्स्ट थिंग विच कम्स अलॉन्ग विद दैट इज़ टैक्स इम्प्लीकेशन। कनाडा में उतने ज़्यादा टैक्स बेनिफिट्स नहीं है आपके पास अगर आप रेंटल रियल एस्टेट को बेचते हैं। हालांकि अगर आप ETFs को देखें, अगर आप अपनी इक्विटीज़ को TFSA अकाउंट में से सेल कर रहे हैं तो आपको उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्सेस नहीं देने। इफ़ यू डोंट नो अबाउट टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट और व्हाट TFSA इज़, इस चैनल पर उसके रिगार्डिंग आपको एक वीडियो मिल जाएगी। आई वुड हाईली रिकमेंड टू वॉच दैट। नेक्स्ट थिंग विच आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ रेंटल इनकम। बहुत सारे लोगों के लिए अट्रैक्शन है एंड वो इसको पैसिव इनकम की तरह देखते हैं। आई डोंट थिंक इट्स पैसिव एट ऑल। पैसिव का मतलब क्या है? पैसिव का मतलब ये है कि आपको उसके लिए कुछ काम नहीं करना पड़ता, कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट जैसे कि हमने डिस्कस किया, देयर आर टाइम्स जब आपको बहुत सारी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, एंड जितनी ज़्यादा आपकी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी उतना ज़्यादा आपका टाइम एंड कॉस्ट बढ़ेगा मेंटेनेंस में। तो दिस इज़ एनीथिंग बट पैसिव। दूसरा जो अवेयरनेस नहीं है लोगों को कि अगर आपको मंथली इनकम चाहिए, स्टेबल इन हैंड कैश चाहिए एवरी मंथ, वो आप इक्विटीज से भी कमा सकते हैं। देयर आर स्पेशल ETFs विच आर कॉल्ड हाई डिविडेंड पेइंग ETFs, जिसमें आप अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो उसमें आपको दोनों बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि रियल एस्टेट में मिलते हैं। यूजुअली जो आर्ग्यूमेंट है रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स की तरफ से वो ये है कि जो हमारी प्रॉपर्टी है उसके प्राइस की ग्रोथ भी हो रही है साल भर साल, एंड हमें रेंटल इनकम भी आ रही है। यू कैन हैव द सेम थिंग इन डिविडेंड पेइंग ETFs। फॉर एग्जांपल, अगर आप VDY जैसे डिविडेंड पेइंग ETF को देखेंगे तो उसकी जो रेंटल यील्ड है दैट इज़ ऑलमोस्ट 4.5%। सिमिलरली बहुत सारे REIT बेस्ड ETFs, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बेस्ड ETFs अवेलेबल हैं। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी आपको मंथली डिविडेंड पे आउट करते हैं। अगर आपको डिविडेंड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता कि डिविडेंड्स क्या होते हैं, कैसे वो काम करते हैं, क्यों हर महीने आपको बिना कुछ किए पैसे मिलते हैं, एंड हाउ इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ पैसिव इनकम, तो हमने इस चैनल पे इसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया है। आई वुड हाईली रिकमेंड टू वॉच दैट वीडियो। एंड ऑनेस्टली ये डिविडेंड्स कम नहीं है, 4.5% इज़ अ गुड अमाउंट। जस्ट फॉर एग्जांपल से, अगर आज की डेट में आप कोई 2 बेडरूम कॉन्डो खरीदें टोरंटो या वैंकूवर जैसे शहर में, उसकी कॉस्ट होगी अराउंड $600K या फिर $6 लाख। अब अगर उस कॉन्डो का रेंट हम $2,500 लगभग $2,500 के आसपास भी मान के चलें तो पूरे साल का आपका रेंट बनेगा $30,000। अगर आप इसको यील्ड में कन्वर्ट करें तो दैट इज़ 5% रेंटल यील्ड होगी आपकी, जिसके लिए आप इतना पेन उठाएंगे, एंड लगभग 4.5% आपको काफ़ी सारे डिविडेंड पेइंग ETFs भी दे देंगे। तो जो भी आप हेडेक लोगे, मेंटेनेंस कॉस्ट दोगे, रैंडमली जब टेनेंट्स छोड़ के चले जाते हैं तो नए टेनेंट्स के लिए जो टाइम और पैसा लगाओगे, उस सब के बाद भी आप सिर्फ 0.5% एक्स्ट्रा कमा रहे हो। एंड अगर ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट हैं अगर आप इसको भी ऐड कर लोगे तो हो सकता है कि वो 5% से कम होकर 3.5-4% ही आए। So all I'm trying to say is that yes, there are much more passive ways to make wealth than investing into real estate.
इस वीडियो को फाइनली मैं इसी थॉट के साथ कंक्लूड करना चाहता हूँ दैट रियल एस्टेट इज़ नॉट द ओनली एसेट टू इन्वेस्ट इन। आपके पास उसके अलावा बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। इट्स जस्ट कि इट इज़ नॉट कॉमन नॉलेज। बहुत सारे लोगों को, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, उनको इन दूसरे एसेट्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। एंड द टेक अवे फ्रॉम द वीडियो शुड नॉट बी कि आपको रियल एस्टेट में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक द ग्रंट एंड इफ़ यू लाइक बीइंग अ लैंडलॉर्ड देन डेफिनेटली इट्स फॉर यू। बट अगर आप पैसिव रहना चाहते हैं, एक हैंड्स ऑफ इन्वेस्टिंग अप्रोच को फॉलो करना चाहते हैं, देन रियल एस्टेट माइट नॉट बी अ गुड आइडिया फॉर यू एंड यू एक्चुअली हैव better options available which will give you mental peace and a lot of tax benefits as well. And with that note, I'll end the video. इस चैनल पर हम वीडियो बनाते हैं कनाडा में करियर इनसाइट्स एंड पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड। इफ़ यू लाइक सच वीडियोज़, consider subscribing Workwise Canada. Stay wise until the next time.